बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कि अब पाकिस्तान आर्मी ने एक और नया बम फोड़ा है और ये जो इनका इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर के हवाले से, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तीसरी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और चौथी बात होगी कि पाकिस्तान आर्मी का पावर प्रोजेक्शन यानी पावर कैपेसिटी कितनी बड़ी है, इसके ऊपर डिटेल से हम एनालाइज करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी फौज की या किसी नेशन की आप ताकत जानना चाहते हैं तो इस ताकत को जानने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं कि क्या वो नेशन दुनिया के ग्लोबल इवेंट्स को डिक्टेट कर रहा है या उन्हें प्लान कर रहा है, या ग्लोबल इवेंट्स उस नेशन की पॉलिसी को डिक्टेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम दुनिया को पॉलिसी दे रहे हैं और दुनिया उसके ऊपर चल रही है, या दुनिया हमें पॉलिसी दे रही है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि कौन कितना ताकतवर है। सो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया हमें पॉलिसी देती है और फिर पाकिस्तान आर्मी उसे एग्जीक्यूट करती है। सो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा पूरी दुनिया के अंदर कितना ताकत है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी पॉलिसी आती है हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप ये भी देखें कि 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। इस मुल्क के एक भी आर्मी चीफ ने अमेरिका को कभी भी बुरा भला नहीं कहा होगा। एक भी आर्मी चीफ ने अमेरिका को बुरा भला नहीं कहा होगा। जनरल असलम था, वो तो खिसका हुआ था जहन से, उसने कहा। बाकी उसके बाद किसी भी आर्मी चीफ ने अमेरिका को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अमेरिका के पास जाते हैं, वहां पर प्रोटोकॉल करवाते हैं अपना, वहां पर मतलब है ना दिखाते हैं कि हम बड़े काबिल लोग हैं, हम बड़े ज़हीन लोग हैं। वो वजह ये है कि ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका के सामने इनकी कुछ भी नहीं चलने वाली। सो इसीलिए अमेरिका को कुछ भी नहीं कहते और अमेरिका के सामने सरेंडर करके चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखें पाकिस्तानी अवाम को क्या पट्टी पढ़ाई हुई है, यहाँ लोगों को क्या पट्टी पढ़ाई हुई है। हम ये जो है आपका लाल टोपी वाला बंदर, ये जो जैद हामिद है, उसके थ्रू, इन तरह के टट्टुओं और एजेंट्स के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को पट्टी क्या पढ़ाई हुई है। हम पूरी मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेंगे। मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुफर के दरमियान एक दीवार खड़ी है वो पाकिस्तान है। हम पूरी इस्लामी दुनिया की हिफाजत करेंगे। अपने घर संभल नहीं रहा और यहाँ पर ये कहा गया है कि हम अमेरिका से भी पंगा ले सकते हैं, हम यूरोप से पंगा लेंगे, हम दिफा करेंगे, ये करेंगे। हमें यही पट्टी पढ़ाई हुई है। लेकिन इसका आर्मी चीफ कभी भी ये नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है उसकी औकात क्या है। लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए, जाहिल रखने के लिए यही पट्टी पढ़ाई जाती है। अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी ही कॉम्पिटेंट थी तो गद्दाफी को बचा लेती, पावर प्रोजेक्ट करती। कर्नल गद्दाफी था, उसे बचा लेती लिबिया के अंदर। नहीं बचा सकी ना, क्योंकि उसके पास पावर नहीं था। सीरिया के अंदर वॉर हो रही थी, सिविल वॉर, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती, उसे रोक लेती। नहीं रोक सकी ना, क्योंकि पावर प्रोजेक्शन नहीं है। यमन की जंग थी, उसे रोकना था, उसे भी नहीं रोक पाए ना। सो ये किसी भी जंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही बॉर्डर के बाहर इनकी कोई पावर प्रोजेक्शन वगैरह है। बस अपने मुल्क के अंदर मतलब है ना शेर बने बैठे। ये मतलब उन बुजदिल मर्दों की तरह होते हैं जो मोहल्ले में जाकर जूते खाते हैं, फिर घर में आकर बीवी के ऊपर रोब झाड़ते हैं कि हम बड़े कॉम्पिटेंट है, ये है वो है। सो ये पाकिस्तानी फौज बिल्कुल इनकी तरह है। बहरहाल ये इनका तमाशा है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर इंसेंटिव के ऊपर। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, इंसेंटिव ठीक है लेकिन फौज का काम नहीं है। ये एग्रीकल्चर में भी फौज घुस बैठी है, ये काम उनका नहीं है। मसला ये है कि हमें एग्रीकल्चर की मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी है और जरूरत भी है, फूड प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है, ये सबको पता है। लेकिन हमें ये नहीं करना जिस तरह से मतलब फौज आकर बैठ गई है। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। फ्री की गैस है ईरान की, आप अपना फर्टिलाइजर जाकर प्लांट लगाए अफगानिस्तान के अंदर, कोई भी कंपनी लगा दे, उसमें गैस डाले ईरान की, आपके बहुत ज्यादा मतलब है ना जो है यूरिया वगैरह वो सारी की सारी बन जाएगी। वो इससे भी स्मगलिंग होती है, यूरिया यहाँ पर लेके आए, जो हमारी बनती है उसे आप डॉलर में एक्सपोर्ट कर दें और वहां की यूरिया आप यहाँ पर ले आए। वो यूरिया आपके अफगानिस्तान को भी काम आएगी, हमें भी काम आएगी, और वो फ्री में ईरान से गैस भी ले लेंगे। सो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आपने एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना है। लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे। अमेरिका का डंडा है, ईरान से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये जो बदमाशियां हैं ये इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा बर्बाद करने में दो इदारों का सबसे बड़ा हाथ है। एक तो फौज, हमें पता है, लेकिन अदालतें भी हमारी कुछ कम नहीं है। अदालतों ने भी जो गंद खोला हुआ है वो भी आप सबके सामने है। बहरहाल ये इस तरह से आपकी एग्रीकल्चर चलेगी जब आप इसे इनोवेट करेंगे। पूरी अनइरिगेटेड लैंड है उनको इरिगेट करेंगे और फिर वहां पर जाकर एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे, तब आपकी होगी। बाकी ये सारी जमीनें पाकिस्तान की देखकर फौज के हवाले कर देना, ये तो मतलब ऐसा बदमाशी है। हर चीज हमने डेवलप करनी है फिर हमारे हवाले कर दो। अरे भाई तुम्हारे से अब तो ये कह रहे हैं कि अदालतें भी हम ही लगाएंगे। इन भड़वों को आता क्या है, ना ये किसी काम के हैं, ना ये वार ऑन टेरर जीत नहीं सके। 20 साल हो गए, एक जंग नहीं जीत सके 6000 फाइटर के खिलाफ। 6000 फाइटर से ज्यादा इनकी तादाद नहीं थी टीटीबीसी। इन भड़वों से 20 साल हो गए, ये जंग नहीं जीती गई। हालांकि मैं इस जंग के शुरुआत से खिलाफ हूँ, लेकिन इनसे ये भी नहीं जीता गया और बात करते हैं हम बड़े कमांडो हैं, बुजदिलो भड़वे। बहरहाल ये इनकी करतूतें आपके सामने
सामने रख रहा हूँ। अब आते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। सीधी सीधी बात है, अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करता है, इंडिया अपना, चाइना अपना, पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करना होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि हम अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व कर रहे होते हैं, चाइना का कर रहे होते हैं, जनरल आसिम मुनीर का पर्सनल इंटरेस्ट प्रिजर्व कर रहे होते हैं, ये आपके जो पीडीएम है उसका पर्सनल इंटरेस्ट प्रिजर्व कर रहे होते हैं, कोई चीफ जस्टिस बन गया उसका पर्सनल इंटरेस्ट प्रिजर्व कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कहां पर है भाई? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कभी डिफाइन करते हुए देखा है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है? कभी मीडिया को डिबेट करते हुए सुना है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कभी मीडिया को डिबेट करते हुए सुना है? सबसे बड़ी जो वाहियात चीज है ना इस मुल्क के अंदर, वो ये मीडिया है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। हरीम शाह को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, जो काम की डिस्कशन कभी करता ही नहीं है। सबसे ज्यादा वाहियात चीज जो इस मुल्क के अंदर है वो ये मीडिया है। कामरान शाहिद अब बड़ा साफ ही बना फिर है। कामरान शाहिद है कौन? हु द हेल इज ही? और ये ओपिनियन मेकर। कामरान शाहिद है कौन? ये कुत्ता, ये कामरान शाहिद ये आदमी है। हामिद मीर ओपिनियन मेकर, नसीम जहरा ओपिनियन मेकर है, ये फवाद हसन जो है ये ओपिनियन मेकर, ये भड़वे ये ओपिनियन मेकर है। ये बात करते हैं लोग, ये है कौन? ये कुत्ते। ये बात करता है ना, ये ख्वाजा आसिफ के प्रोजेक्ट है इमरान खान का, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। प्रोजेक्ट में बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे डिसमेंटल किए जाते हैं। 2007, क्योंकि मेरा तो पीपल्स पार्टी के साथ वास्ता रहा है, मुझे पता है पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ। 2007 बेनजीर शहीद, बीबी शहीद हो गई, आसिफ जरदारी आकर बैठ गया। मैंने बड़ी क्रिटिसिज्म की थी उस टाइम पर आसिफ जरदारी के ऊपर कि यार आसिफ करप्शन कर रहा है, बीबी होती करप्शन वगैरह नहीं होती, ये होता वो होता, मैंने बड़ी तनकीद की हुई थी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों ने समझाया कि यार बात सुनो, उस टाइम पर एतजाज हुसैन और आसिफ अली जरदारी का झगड़ा चल रहा था, आप सबको पता होना चाहिए, जस्ट टू रिमाइंड यू। तो एतजाज हुसैन ने कहा था कि आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के ऊपर सांप की तरह कब्जा किया है, मैं सांप को कुचलूंगा। सो ये था, और आसिफ जरदारी के भी कुछ अच्छे ओपिनियन नहीं थे एतजाज हुसैन के हवाले से, वो आज भी नहीं है। बहरहाल तो ये झगड़े चल रहे थे, मेरा ओपिनियन ये था, और एतजाज हुसैन ने जज इफ्तिकार चौधरी के साथ दिया था, पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था कि इफ्तिकार चौधरी को बहाल करो। आसिफ जरदारी की जजमेंट दी कि इफ्तिकार चौधरी ड्रामेबाज जज है, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग की मदद करेगा, एस्टेब्लिशमेंट की मदद करेगा, हमारे सामने सिर्फ ड्रामा करेगा और हमें तंग करेगा। और हुआ भी यही, इफ्तिकार चौधरी को बहाल किया। हर दिन 100 मोटो पे 100 मोटो, 100 मोटो पे 100 मोटो। कौन गया था ये जो है हुसैन हक्कानी के केस के ऊपर जीएचक्यू से डिक्टेशन लेकर, जीएचक्यू से डिक्टेशन लेकर नवाज शरीफ हुसैन हक्कानी के खिलाफ हक्कानी फाइल्स लेकर पहुंच गया था, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इफ्तिकार चौधरी ने वहीं पे वहीं एक जुडिशियल कमीशन बना दिया था। ये किसका प्रोजेक्ट था भड़वे? फवाद हुसैन भड़वे, तुझसे पूछ रहा हूं, ये किसका प्रोजेक्ट था? तू प्रोजेक्ट डिसमेंटल कर रहा था इमरान खान, ये प्रोजेक्ट किसका था? ये जो 2008-9 में हो रहा था, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हमें बताओ ना, ये किसका प्रोजेक्ट था? उसके बाद इफ्तिकार चौधरी आता है और फिर जो 100 मोटो के ऊपर 100 मोटो लेता है, पीपल्स पार्टी को रगड़ के रख देता है। उसके बाद मीडिया के ऊपर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कितनी बड़ी कैंपेन चलती है। कौन सा चैनल लीड कर रहा था वो कैंपेन, जरा बताना? जियो न्यूज। ये परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती जो तहरीक चली थी इफ्तिकार चौधरी की, इसको भी कौन प्रमोट कर रहा था? जियो न्यूज। किसके दफ्तर पर हमला करवाया था परवेज मुशर्रफ ने एमक्यूएम के गुंडे लेकर? जियो न्यूज के, क्योंकि जियो न्यूज इफ्तिकार चौधरी को खामखा प्रमोशन दे रहा था। उस टाइम पर ARY खिलाफ था इफ्तिकार चौधरी के। इसी तरह से ये जो 2007 से 13 के दरमियान जो नवाज शरीफ को पाला गया था, उसका भाई चौधरी परवेज जो चौधरी था, चौधरी निसार, और ये शहबाज शरीफ बुर्का पहनकर किससे मिलने जाते थे? ये तो थोड़ा सा बताओ ना, 2007 से 13 के। और फिर किसने 35 पंचर लगाए 2013 में? ये प्रोजेक्ट इनको नहीं पता, ये जानबूझकर ये प्रोजेक्ट छुपाते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट ना हो। लेकिन उस टाइम पर मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा क्या किया गया? ये जो है ना जनरल जो है आपका, ये जो जनरल था उस टाइम पर जो DGISI था, जनरल जहीर इस्लाम एक था, और उससे पहले भी था जनरल शुजा पाशा, ये थे। ये इमरान खान इनका प्रोजेक्ट है। अच्छा, इमरान खान इनका प्रोजेक्ट है, ये इसी तरह से कहते हैं ना DGISI का प्रोजेक्ट है इमरान खान। तो ये जो आपका है जनरल फेज, इसने तो सारे के सारे PTI के टारगेट्स को मार्क किया हुआ था। ये कहा जाता था कि फेज इमरान खान का है, तो फेज ने तो सारी की सारी PTI को फेज ने मार्क किया हुआ था। तो ये किसने किया था? ये सरासर ड्रामा है। ये सब कुछ ये करते रहे, सब कुछ ये करते रहे, GHQ में जाकर मीटिंगें करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को कैसे निकाला मुल्क से बाहर? GHQ के साथ डील की ना, प्रोजेक्ट इमरान खान डिसमेंटल करे। कैसे डिसमेंटल करोगे? कैसे? ये तो तुम खुद को चूतिया समझते हो, या हमें चूतिया समझते हो, या हमें बेवकूफ बनाने के बारे में सोचते हो। डिसमेंटल होगी तुम्हारी आर्मी, अगर ज्यादा जिद की तो डिसमेंटल होगा पाकिस्तान। बाकी प्रोजेक्ट इमरान डिसमेंटल, प्रोजेक्ट इमरान है क्या? इमरान खान ने मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो डिसमेंटल होगा, या तो ये पाकिस्तान डिसमेंटल होगा, या तो ये PDM और ये फौज डिसमेंटल होगी, या ये मुल्क रहेगा पाकिस्तान, या ये फौज रहेगी। बात है यहाँ पर। बाकी ये भड़वे फवाद हुसैन, तुझसे सीधी सीधी बात करता हूँ, तेरे जैसे कंजर, नसीम जहरा जैसी रंडी, ये सब मैंने देखे हुए। ये रंडी नसीम
नसीम ज़ेहरा, वो जो आयशा जलाल भड़वी बैठी हुई है एक वो, और दूसरी एक और भड़वी बैठी हुई है जो आयशा सिद्दीका लंदन के अंदर, एक और भी है इसकी नवाज शरीफ की ठोकू, वो एक और है जो लंदन में बैठी हुई है मरियम नवाज की दूसरी मम्मी। ये सारे मिलके कहते हैं कि हम साफ ही हैं। और ये जो जुगनू बेगम है इसकी नजम सेठी की, ये भी हरामजादी नून लीग की, इन सबको जानता हूँ अच्छे तरीके से। मुझे 2007 से 13 की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता था, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत कुछ एक्टिव था, बहुत कुछ चीजें सुनता था। उस टाइम पर क्या क्या नहीं किया था इन लोगों ने। जियो न्यूज दिन रात जल के था। यही हामिद मीर जो आज आप देख रहे हैं ना आसिफ अली जरदारी के तलवे चाट रहा है, इसी ने कैपिटल टॉक शो में कहा था कि चोर तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, सदारती महल में बैठा हुआ है, चोर को वहां से घसीटो ना। यही हामिद मीर था। यही जुगनू मोहसिन जो इसकी बेगम है नजम सेठी की, ये बेनजीर को गालियां देती थी। हमें पता नहीं है क्या 2007 से 13 के दौरान कौन सा प्रोजेक्ट था, ये किसने किया था, ये हमें नहीं पता। जियो न्यूज क्यों ड्रामा कर रहा था। यही जो सहाफी बना बैठा था है, जो हर किसी के सामने माइक घुसेड़ देता है, ये जियो न्यूज का, जो कहता है कि मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, इसने तो सारी उम्र तलवे चाटे हुए हैं। ये जियो की जो गैंग है पूरी की पूरी सहाफियों की, इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ, कितना झूठ बोला हुआ है इनका। तो आप लोग कैरेक्टर नहीं जानते कि इतना झूठ बोला हुआ है। पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि उस टाइम पर पीपल्स पार्टी सच में मानती थी कि हम सिर्फ और सिर्फ मीडिया में कमजोर है, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत को शिकस्त हो रही है। वरना 124 सीटों की एक कोएलिशन गवर्नमेंट उन्होंने 5 साल चलाई ली थी। इसी चक्कर में उन्होंने कैपिटल जो टॉक है, जो एक चैनल है, कैपिटल टॉक नहीं, एक कैपिटल टीवी था, वो लॉन्च करवाया था पीपल्स पार्टी वालों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मीडिया में कमजोर थे। पीपल्स पार्टी समझ गई थी कि मीडिया के अंदर हम कमजोर है, इसीलिए आसिफ जरदारी पैसे बनाना चाहता था। मैं क्रिटिसाइज करता था आसिफ जरदारी के ऊपर कि पैसे बना रहा है, पैसे बना रहा है। उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि नवाज शरीफ और पंजाबी लॉबी जो है ना, ये बड़े ईमानदार है, मेहनती लोग है, ये पैसे और करप्शन बिल्कुल नहीं करते। हम सिंध के अंदर बड़ी करप्शन है। जैसे ही नवाज शरीफ आया उस टाइम जो इसके कच्चे चिट्ठे देखे तो इनकी करप्शन देखे तो वो आसिफ जरदारी कहता है देखो मैं तो बचा हूं। ये लोग अब इन दोनों की करप्शन के सामने जो फौज की करप्शन आ रही है तो सियासतदान बचे लग रहे हैं। तो फौज की इतनी बड़ी करप्शन है। ये सीधी सीधी झूठ बोलता है, ये फवाद झूठ बोलता है। फवाद को अच्छे तरीके, फवाद हुसैन नहीं, फवाद वो जो है आपका एडिटर है इसका ट्रिब्यून का, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, फवाद की, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था, प्राइम मिनिस्टर को बता रहा था मीडिया कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये हरामजादे लोग, ये मीडिया बड़े ब्लैकमेलर्स हैं। ये पता है क्या करते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है ना, सबसे पहले अपना टोकरा लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं कि कुछ हमारे खाना पिलाना खिलाओ, अगर हमारी इज्जत नहीं करोगे, हमें ये नहीं करोगे तो हम फिर तुम्हारी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। असल चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। किसी जनरल को पकड़ा नहीं जाता, किसी जज को पकड़ा नहीं जाता, किसी मीडिया वाले को उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर पकड़ा नहीं जाता। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, तब ये बदमाशियां होती है। जिस दिन इनकी अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो गई, जब एक जर्नलिस्ट स्टोरी ब्रेक करेगा और जब उसको पूछा जाएगा बताओ कि ये कहां से आई, कैसे आई, फैक्ट से है, फिर उसको पता चलेगा कि जर्नलिज्म होती क्या है। इस वक्त तो जो मुंह में आए तब बोलते जा रहे हैं ना, तभी इनको मतलब है ना कोई लगाम देने वाला नहीं है। बहरहाल ये भी वक्त है इनका, थोड़ा सा होने दो, इनका भी वक्त अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।